क्या थी? The sum of the deviations of observations taken from arithmetic mean will always भूल गए भूल गए याद नहीं है बच्चों। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द deviations of observations taken from arithmetic mean will always be zero. Second property, the sum of the square deviations of observation taken from arithmetic mean will always be minima. Third property, arithmetic mean formula क्या था? n1 x bar plus 10 x bar. N1 and N2 are the number of terms of the first series and the second series. X bar 1 and X bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. Then next property क्या पढ़ी थी? Follows linear relationship. Linear relationship का मतलब क्या होता है? अगर y is equals to a plus bx है तो y बार क्या हो जाएगा? a plus bx बार हो जाएगा। यही चार प्रॉपर्टीज कल अपन ने पढ़ी थी। क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने सारे? आंसर बताओ। 21 का क्या आंसर आएगा? 22, 23, 9, 16, 24, 25, 04, 26, 20.6, 27, 30, 13.5, 28, 29, 30, मैं लिख रही हूँ। सब मैच कर लो आंसर। सबके मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे? सबके मैच हो रहे हैं? चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ध्यान से। ध्यान देना। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय, प्लीज बातें नहीं, इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड द चेंज ऑफ स्केल। अर्थमेटिक मीन को किसकी वजह से फर्क पड़ता है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो से उसको फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है बच्चों, ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड चेंज ऑफ स्केल, स्केल का मतलब होता है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अर्थमेटिक मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है। एडिशन का भी फर्क पड़ता है और मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का भी फर्क पड़ता है। क्या कह रही हूँ? इसका प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कैसे क्वेश्चन आते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यूज दे दी लाइक 3, 8, 10, 12, 14, 16। इसका मुझे फटाफट से अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ कितना है? कुछ नहीं निकालना, मैं बताऊंगी वैसे करना भी। रुक जाओ। ओरिजिनल सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना निकाल कर बताया? 10.5। अब देख,
मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि 4 आ जाए +1। 8 में ऐसा क्या करूं कि 9 आ जाए। 10 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए +1। तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन भी कितना होगा, जो ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन था उसमें भी +1 कर दो तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना हो गया 11.5। जितना कांस्टेंट आप हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हैं उतना ही कांस्टेंट आपको ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन में भी ऐड करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या कहता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जितना कांस्टेंट अपन हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करते हैं उतना ही कांस्टेंट अपन को अर्थमेटिक मीन में भी ऐड करना पड़ेगा टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि 2 आ जाए। 8 में ऐसा क्या करूं कि 7 आ जाए -1। 10 में ऐसा क्या करूं कि 9 आ जाए -1। तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा, जो ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन था उसमें भी -1 कर दिया तो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया 9.5। जितना कांस्टेंट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में भी सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो जितना कांस्टेंट अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट अपन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहता है अर्थमेटिक मीन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। जितना कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक। मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि 6 आ जाए। 8 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए × 2। 10 में ऐसा क्या करूं कि 20 आ जाए × 2। तो अर्थमेटिक मीन भी कितना होगा 10.5 × 2 कितना 21। तो जितना कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में भी मल्टीप्लाई करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या कहता है, जितना कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। 3 में ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए +5। तो 8 + 5 करते तो कितना आता है 13 और 18 आ रहा है यहाँ। तो मतलब ये तो लॉजिक सही नहीं है आपका, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 + 1 × 2। 3 + 1 4 4 2 8। यहाँ पे भी 8 + 1 9 9 2 18 10 + 1 11 11 2 22। मतलब ये लॉजिक मेरा सही सेट हो रहा है। तो नया अर्थमेटिक मीन भी कैसा आएगा 10.5 में पहले +1 करो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो +1 हो गया 11.5 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना आएगा 23। तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 23। तो इट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जितना कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। देन चेंज ऑफ स्केल क्या कहता है कि जितना कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट अपन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। दिस इज चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और स्केल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन एंड। आ रही है बात समझ में। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं अपन इसी प्रॉपर्टी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे तक काम आएगी स्टैट्स में, आपको सारे चैप्टर्स में काम आएगी प्रॉपर्टी आपके। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया
चलो, ओरिजिनल सीरीज का अर्थमेटिक मीन बताओ कितना आएगा? 22 पॉइंट। मैं 5 में ऐसा क्या करूं कि 3 आ जाए? 10 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए? -2। 15 में ऐसा क्या करूं कि 13 आ जाए? -2। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना होगा? ओरिजिनल में -2 कर दो तो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया? 20.5। जितना कांस्टेंट आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में माइनस किया उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में भी माइनस करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। शुरू की 3-4 चेक कर, पूरी चेक करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। 5 में ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए? 10 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए? 15 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए? +1। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना होगा? इसमें ओरिजिनल में +1 कर दो तो नया अर्थमेटिक मीन कितना होगा? 23.5। जितना कांस्टेंट आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में भी ऐड करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। मैं 5 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए? माइनस क्यों करोगे? 10 में ऐसा क्या करूं कि 20 आ जाए? ×2। तो नया अर्थमेटिक मीन भी कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45। तो जितना कांस्टेंट आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई किया उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में भी मल्टीप्लाई करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। 5 में से क्या करूं कि 1 आ जाए? 10 में से क्या करूं कि 2 आ जाए? डिवाइड बाय 5। तो नया अर्थमेटिक मीन कैसा आएगा? ओरिजिनल में डिवाइड बाय 5 कर दो 4.5। तो जितना कांस्टेंट आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में डिवाइड किया उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में भी डिवाइड करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। मैं 5 में से क्या करूं कि 6 आ जाए? -2 करते 3, 3 2 6। यहाँ पे -2 करते 8, 8 2 16। यहाँ -2 करती 13, 13 2 26। सही है। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? इसमें पहले -2 करो फिर मल्टीप्लाई 2 करो तो ये हो गया 20.2 into 2 दैट इज 40.4। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? 40. सॉरी 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 सॉरी, कितना आएगा? 41। तो जितना कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन इज द चेंज ऑफ ओरिजिन। जितना कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट अपन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्केल। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो अभी तक अपन ने टोटल 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फर्स्ट कौन सी थी? The sum of the deviations of observations taken from arithmetic mean will always be क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी? द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी 0। सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी मिनिमम। थर्ड प्रॉपर्टी, कंबाइंड या पूल अर्थमेटिक मीन उसका फॉर्मूला n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 में n1 plus n2।
N1 and N2 are the number of terms of the first series and the second series. X bar 1 and X bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. Fourth property थी it follows linear relationship. लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब होता था? अगर y is equals to a plus b x y बार क्या हो जाएगा? a plus b x बार हो जाएगा. Fifth property, it is affected by change of origin and change of scale. Origin का मतलब क्या होता है? Addition and subtraction. और स्केल का मतलब क्या होता है? Multiplication and division. यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन भी वही कांस्टेंट होता है. अगर सारी वैल्यूज 2 2 2 है तो अर्थमेटिक मीन भी उसका कितना आएगा? 2 ही आएगा. तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन भी वही कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय extreme observations and sampling fluctuations. अर्थमेटिक मीन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से फर्क पड़ता है. मतलब देखो, आपको ये पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि अपन फॉर्मूले में यही तो लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सारी ऑब्जर्वेशन को अपन कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं यहाँ पे. तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. तो इसको फर्क पड़ता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. क्या कहता है ये? मतलब फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 8, 10 और 12, इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ बच्चों, कितना आएगा? आ गया. एक्सट्रीम का मतलब कॉर्नर की ऑब्जर्वेशन, मतलब 2 और 12 को मैं क्या कहूंगी? एक्सट्रीम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 5, 6, 8, 10, 12 होता. 2 की जगह मैंने क्या कर दिया? 5. बाकी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है. मुझे अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ क्या आएगा? 8.2, which is different from 7.6. 7.6 से अलग है. मतलब अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन कॉर्नर की किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज किया तो उसकी वजह से अर्थमेटिक मीन को फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है. इसलिए अगर किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज करते हैं तो अर्थमेटिक मीन को फर्क पड़ता है. तो एक्सट्रीम मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर की. सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब ये पांचों की बात करूंगी कि इन पांचों में से कुछ भी चेंज अगर हो जाता है, सपोज 2, 6, 9, 10, 12, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ. 7.8, which is different from 7.6. एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर, सैंपल मतलब पांचों. तो इन पांचों में से किसी भी वैल्यू में अगर कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन को उसकी वजह से फर्क पड़ता है, वो इफेक्ट होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. आ रही बात समझ में? लास्ट प्रॉपर्टी आपकी अर्थमेटिक मीन की, दैट इज इट कैन बी ट्रीटेड algebraically एंड मैथमेटिकली. अर्थमेटिक मीन को एल्जेब्रिकली एंड मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है. इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसके दो मतलब होते हैं. अर्थमेटिक मीन निकालने का अपना फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मुझे एक्स बार और एन दे दिया तो क्या मैं सिग्मा एक्स आई निकाल सकती हूँ? हाँ. अगर मुझे एक्स बार और सिग्मा एक्स आई दे दिया तो क्या मैं एन निकाल सकती हूँ? हाँ. अगर मुझे सिग्मा एक्स आई और एन दे दिया तो क्या एक्स बार निकाल सकती हूँ? हाँ. मतलब इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू वो दे देता है तो तीसरी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो ये मतलब होता है एल्जेब्रिकली और मैथमेटिकली का. एक एल्जेब्रिकली और मैथमेटिकली का मतलब होता है कि इट कैन बी यूज्ड फर्दर, उसको आगे भी आप यूज में लेते हो. अपन जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वहां भी अपन अर्थमेटिक मीन का काम में लेंगे. प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वहां भी अर्थमेटिक मीन का अपन यूज में लेंगे. तो ये जो आगे
कॉन्सेप्ट काम आता है, हर किसी से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि एल्जेब्रिकली और मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। क्यों बेस्ट है? क्योंकि एक तो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और इसको मैथमेटिकली और एल्जेब्रिकली ट्रीट किया जा सकता है, मतलब इसको फर्दर कैलकुलेशन में भी अपन काम में ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये अपन ने सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट पढ़ ली। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं प्रॉपर्टीज का, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ा अपन ने? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी 0. Second, the sum of the square of the deviations of observations taken from arithmetic mean will always be minimum. थर्ड, कंबाइंड या पूर्ण अर्थमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2. n1 and n2 are the number of terms of the first series and second series. X bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो y बार क्या हो जाता है? a प्लस बी एक्स बार हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केल का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो उसका अर्थमेटिक मीन भी कितना होता है? वही कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। एक्सट्रीम का मतलब कॉर्नर की और सैंपल मतलब पूरा का पूरा सैंपल, तो इनमें से किसी में कुछ भी चेंज हो रहा है तो अर्थमेटिक मीन को उसकी वजह से फर्क पड़ता है। लास्ट प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की, इट कैन बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। अर्थमेटिक मीन को एल्जेब्रिकली और मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसको फर्दर भी अपन यूज में ले सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स में भी ये कंसेप्ट अपना काम में लिया जाता है। इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो अर्थमेटिक मीन में अपन ने बेसिकली पढ़ा क्या क्या टॉपिक है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। कंटीन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? सिग्मा ये फॉर्मूला मैंने आपको कंटीन्यूअस का बताया। सीरीज के ही निकालने के दो फॉर्मूले और होते हैं अर्थमेटिक मीन में। वो दोनों फॉर्मूलेज अपन को पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, मतलब अपन उससे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी फॉर्मूले से आंसर निकालो, आंसर सबसे सेम आता है। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका वही है जो अपन ने प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर बड़ा हुआ ये दो फॉर्मूले क्यों याद करने हैं? क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ लेता है। फॉर्मूले का नाम देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला ये वाला है, तो आपको लर्न होना चाहिए। उसके जो टर्म्स है उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो टर्म्स उठाकर वैल्यू उसकी पूछ सकता है इससे। तो अर्थमेटिक मीन को कंटिन्यूअस सीरीज में निकालने के दो फॉर्मूलेज और होते हैं। एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड, एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। आंसर सबसे सेम आता है, चाहे जो अपन ने फॉर्मूला वो वाला पढ़ा था, चाहे ये दोनों मान लो, सबसे सेम आता है। स्टेप डेविएशन मेथड को ही क्या बोला जाता है? कोडिंग मेथड भी बोला जाता है। एमसीक्यू में पूछेगा वो स्टेप डेविएशन को और क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कोडिंग मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन में कैपिटल एन। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच। ये तो फॉर्मूला हो गया बच्चों। a का मतलब होता है आपका अज्यूम्ड मीन, di का मतलब होता है xi में से a को माइनस कर दो, कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ आई। यहाँ पे a का मतलब क्या होता है? आपका अज्यूम्ड मीन। ui का मतलब क्या होता है? xi में से a को माइनस कर दो डिवाइडेड बाय h। h का मतलब क्या होता है? आपका हाइट या फिर लेंथ ऑफ द क्लास। हाइट या लेंथ ऑफ द क्लास। कैसे करते हैं? क्वेश्चन लेकर देखते हैं अपन। कोई भी सीरीज हो, चाहे इंक्लूसिव चाहे एक्सक्लूसिव, अपन इंक्लूसिव का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो,
क्लास इंटरवल अपन को दे दी 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 एंड 70 से 79। फ्रीक्वेंसी दे दिया 2, 5, 6। ये अपन को दे दिया। ठीक है, इसने कहा अपन को अर्थमेटिक भी निकालना, अपन ये दो फॉर्मूले से निकालेंगे, अपन इसी क्वेश्चन को इन फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले अपन को जब क्लास इंटरवल दे रखी होती तो अपन क्या करते थे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते थे। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 29/2 कितना होगा, 45। फिर ये कितना होगा, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 एंड 74.5। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रही हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ बाई डी आई अपॉन में कैपिटल। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ए निकालते हैं। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में तो जो सेंट मोस्ट एक्साई होता है उसे क्या कहते हैं, अपन अज्यूम्ड मीन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो दो बीच की, दो सेंटर की एक्साई आएंगी, उनमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ग्रेट होगी उसे ए माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है और ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। देख, यहाँ मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ऑड है तो जो सबसे बीच का एक्स है, सबसे बीच का एक्स है कौन सा होगा, 44.5। इससे अपन क्या मानकर चलेंगे, अज्यूम्ड मीन। आ रही है मेरी बात समझ में, आया ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 8। 8 मतलब इवन, इवन मतलब जो दो बीच के एक्साई है, दो बीच के एक्साई कौन सा, एक तो 44.5 और एक 54.5। वो आपको ऑप्शन दोनों देगा, पूछेगा यहाँ पे एक ए की वैल्यू क्या है, ऑप्शन देगा 44.5, ऑप्शन देगा 54.5 और बाकी के ऑप्शन देगा। अब आप लगाओगे 44.5 या 54.5, उसकी भी फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से ज्यादा है, इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 54.5। तो आपका अज्यूम्ड मीन अब कितना हो जाएगा, 54। तो एमसीक्यू पूछेगा तो इवन का ही पूछेगा, ऑड का नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑड में तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जो सेंट्रल सेक्शन है वो अज्यूम्ड मीन हो जाता है ऑड के अंदर। तो और इवन के अंदर क्या होता है, जो दो बीच के एक्साई है उसमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे अपन क्या मान लेते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। दो बीच के एक्सआई में से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसे क्या मान लेते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ये चीज लिख लो, आप लोग भूल जाओगे और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू।
करो। चलो क्वेश्चन निकाले अपन। तो यही क्वेश्चन मान लेते हैं अपना। यहाँ पे ए क्या हो गया 54.5। फॉर्मूले में मेरे पास ए आ गया। एफ आई है डी आई। डी आई का मतलब क्या होता है? डी आई का मतलब होता है एक्स आई में से किसको माइनस कर दो? ए को माइनस कर दो। एक्स आई मतलब 14.5। ए कितना था? 54.5। 24.5 में से माइनस कर दो 54.5। 34.5 में से माइनस कर दो 54.5। 44.5 में से माइनस कर दो 54.5। 54.5 माइनस 54.5। Then 64.5 minus 54.5. 74.5 minus 54.5. 84.5 minus 54.5. ये कितना होगा? माइनस का 40। ये माइनस 30। ये माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। अब आप एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर्मूला कहता है तो 2 इंटू माइनस 40 माइनस 80। 5 इंटू माइनस 30 इज माइनस 150। माइनस का 120, देन माइनस का 30, देन 0, देन 70, देन 40 एंड देन कितना हो गया? 120। टोटल सम करके बताओ। माइनस वाली एक जगह प्लस हो जाएगी, प्लस वाली एक जगह क्या आएगा वैल्यू? शायद माइनस की आएगी वैल्यू। माइनस की कितनी आएगी? 80। माइनस का 150। माइनस का 150 आ गया। सिग्मा एफ आई डी है सबका। फॉर्मूले में पुट कर दो। ए का मतलब अज्यूम मीन दैट इज 54.5 प्लस माइनस माइनस 150 अपॉन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? 33। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 33। अब आप निकाल सकते हो इस चीज को। कितनी वैल्यू आएगी? 4.5 माइनस 150/33। 150/33 अपन कैलकुलेटर पे निकाल लो उसको। 54.5 4 पॉइंट डिवाइड करके आनी वैल्यू से 4.545 डिवाइड करके आने में समझ नहीं आ रही। 33 से फाइनल आंसर आएगा 49.955। तो आपका अर्थमेटिक मीन आ गया 49.95555 आ गया। 59 कैसे आएगा? प्लस कैसे होगा? माइनस करना है ना। नहीं आ रही क्या सबको ये कैलकुलेशन? अरे डिवाइड करके और उसमें से माइनस कर दो। आप लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं? डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे होगी कैलकुलेशन? आप 54.5 को डाल दो m प्लस, फिर 150 डिवाइडेड बाय 33 को डाल दो m माइनस, और फिर क्या दबा दो? MRC। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में 54.5 को किस में डाल दो? m प्लस, फिर 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 33 को किस में डाल दो? m माइनस, और फिर क्या दबा दो? MRC। इक्वल्स टू नहीं दबाना, सिर्फ MRC दबाते ही आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो सब लोग। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? सब लोग करो, सबको ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए बच्चों। क्या सबको आया?
चलो बच्चों, ये हो गया अपना शॉर्टकट मेथड। बेसिकली हमें एक तो फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे एक हमें एक ही याद रखनी है, एक ही वैल्यू कैसे निकाली जाती है इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक मुझे डीआई का मतलब पता होना चाहिए। डीआई का मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। न्यूमेरिकली कभी अपन इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगेगा अपना, अपन डायरेक्टली उसी फॉर्मूले से करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को बच्चों ध्यान दो, स्टेप डेविएशन मेथड से करती सेम क्वेश्चन को। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन इंटू एच। ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, वही 54.5। यू आई का मतलब क्या होता है? एक्स आई को ए में से माइनस कर दो और फिर किससे डिवाइड कर दो? एच से। मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ डी आई डिवाइडेड बाय एच, क्योंकि डी आई का मतलब क्या था? एक्स आई बाई एच। एच का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द क्लास। तो अपन यहाँ पे यू आई निकाल लेते हैं। यू आई देखो, डीआई कितना है? माइनस का 40। हाइट की लेंथ कितनी है इस क्लास की बच्चों? 10 से 19 की। इट इज अ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हाइट कितनी आई? 10। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू माइनस 3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। फिर फॉर्मूला कहता है एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करवा दो? यू आई से। तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई, 2 इंटू -4, माइनस का 8, माइनस का 15, 6 टू ज़ा 12, 3 वन ज़ा 3, 0, 7 वन ज़ा 7, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 थ्री ज़ा 12। यही है। सम करो कितनी वैल्यू आएगी? सेम आएगा बच्चों। यहाँ पे -150 आया था, यहाँ पे कितना आएगा? -15। यानी तो नहीं लगा रहे सर? फॉर्मूले में पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? 54.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू है, इसकी वैल्यू माइनस का 15 एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 33 इंटू हाइट या लेंथ कितनी है? 10। इसको मल्टीप्लाई सेम आ जाता 150 और सेम अपन सॉल्व करते सेम आंसर आ जाता, दैट इज 49.95555 इसकी वैल्यू आ जाती। सेम है, सिर्फ वहां पे हाइट से डिवाइड नहीं किया था, यहाँ पे हाइट से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया उसी हाइट से। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। ये होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो अपन को फॉर्मूला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वो एमसीक्यू में पूछेगा। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला कौन सा है? दोनों लिख के दे देगा, तो मुझे पता होना चाहिए यूआई वाला स्टेप डेविएशन का मेथड क्या है। एच का मतलब क्या होता है? हाइट या लेंथ ऑफ द क्लास। इंक्लूसिव में एच के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप लोग गलती कर दोगे। इंक्लूसिव में हाइट के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपर लिमिट को भी इंक्लूड करा जाता। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं नहीं, मानते हो ये बीच का ही मिड वैल्यू नंबर ऑड होंगी तो मिड वैल्यू मानते हैं, मतलब सेंटर मोस्ट। और नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो मानते हैं। तो आएगा कैलकुलेशन करनी नहीं है ना तुमको, तो मैं क्यों सिखा रही हूँ ये फॉर्मूले आपको? मैं तो आपको सिखा रही हूँ, वो ए पूछेगा ज्यादा से ज्यादा इन फॉर्मूले में, और वहां पे ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन दोनों देगा 54.5 और 44.5। अगर आपने 44 लगा दिया यहाँ पे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसे ही क्या मानकर चलते हैं? अज्यूम्ड मीन मानकर चलते हैं। और बस क्वेश्चन करेंगे। 19 और 20 मैंने छुड़वा दिया था कल।
प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपको अभी करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, 19 एंड 20 सॉल्व करना स्टार्ट करो। नाइनटीन का मीन कितना है बच्चों? 18.9। फर्स्ट पार्ट का आंसर 41.9। रीजन? सेकंड का आंसर रीजन? थर्ड का आंसर रीजन?
19 फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आया? रीजन फिफ्थ का रीजन सिक्स का आंसर कितना है? 44.7 रीजन
20th का मीन कितना आया? 55. फर्स्ट पार्ट का आंसर 110. रीजन इंटू 2. सेकेंड का आंसर रीजन. थर्ड का +5. फोर्थ का फिफ्थ का 180. रीजन 15. हो गया. 6 का क्या है आंसर? रीजन इंटू 2 डिवाइडेड बाय कल मैं ये सारी प्रॉपर्टीज सुनूंगी आप लोगों से अर्थमेटिक मीन की. ये तो लोन फॉर्मूलेज भी सुनूंगी, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, अज्यूम्ड मीन इवन में कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और ऑड में कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपसे सुनूंगी. तो कल यहाँ तक का आप लोग लर्न कर आए. फिर कल से अपन स्टार्ट करेंगे मीडियन. अपना अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो गया है. सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, वो अपन कर लेंगे. फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे मीडियन. ठीक है.